गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद पांडे बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने थर्ड लेक्चर में आपको जीव जगत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जीव जगत में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जीव विज्ञान का परिचय, जिसमें वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान क्या होता है एवं सजीव एवं निर्जीव के बीच अंतर, सजीव एवं निर्जीवों के कुछ प्रमुख लक्षण तथा हम कुछ जीवों में विविधताएँ और जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं। हम द्विनाम पद्धति एवं 5 द्विनाम पद्धति के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। कुछ जंतुओं के बारे में हमने जीवों का वर्गीकरण भी पढ़ा है। अब हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका, जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका को इंग्लिश में, अंग्रेजी में सेल कहते हैं। सेल जिसकी उत्पत्ति सेलुला शब्द से हुई है। सेल की उत्पत्ति सेलुला शब्द से हुई है। सेलुला का अर्थ होता है कोशिका। कोशिका जो एक किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और यह एक शरीर की सबसे छोटी इकाई है। आगे हम बात करते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। केंद्रक की संरचना के आधार पर सेल 2 प्रकार की होती है। पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है, प्रोकैरियोटिक में 2 शब्द हैं, एक है प्रो, एक है कैरियोटिक। कैरियोटिक वर्ड जो है, ये प्रो शब्द जिसको हम प्रिमिटिव कह सकते हैं या फर्स्ट कहते हैं, प्रिमिटिव या फर्स्ट, तथा कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन। कैरियन वर्ड से लिया गया इसको, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। केंद्रक, हर केंद्रक प्रिमिटिव टाइप का है, जिसमें केंद्रक प्रिमिटिव या प्री है या बिफोर है। ऐसा कोशिका जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जिसे हम प्राक केंद्र की कोशिकाएं भी कहते हैं। प्राक केंद्र की ये कोशिकाएं कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं को हम प्राक केंद्र की कोशिकाएं कहते हैं, जो कम विकसित होती हैं। और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें यूक एवं कैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस एवं यू मीन्स डेवलप। यू का मतलब होता है डेवलप। जिसका न्यूक्लियस, जिसका केंद्रक डेवलप है, वो कोशिका यूकैरियोटिक होती है, मीन्स पूर्ण विकसित कोशिकाएं। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और एक तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय होती हैं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों देखने को मिलती हैं। इसमें उदाहरण में बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, मोनेरा जगत पूरा शामिल है। इसमें पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा भी शामिल है, वायरसेस भी शामिल हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें कवक, पादप व जंतु जगत पूरा शामिल है। अब हम बात करते हैं, इसमें केंद्रक के स्थान पर नग्न डीएनए पाया जाता है, जबकि इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। हमने आपको बताया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है, क्योंकि केंद्रक के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन, जो केंद्रक के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम केंद्रक कला कहते हैं, केंद्रक कला का अभाव होता है। केंद्रक कला जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को नहीं मिलती है, इसलिए ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं, इनमें डीएनए नग्न होता है। इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिंगल डीएनए पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डबल डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम जो 70S और 80S दोनों प्रकार का पाया जाता है। इसी राइबोसोम को हम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग भी कहते हैं। राइबोसोम जो एक सेल का सबसे छोटा कोशिकांग होता है, इसको हम प्रोटीन कोच के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन कोच इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन
की सिंथेसिस राइबोसोम में होती है, इसीलिए हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जो होती है वो मीजोसोम में होती है, तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो रिस्पिरेशन होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्रोमैटोफोर में होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो वेल डेवलपिंग होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप के हरे भाग लीफ पार्ट में पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट जिसको हम लवक कहते हैं जो मौजूद होता है पौधे के हरे भाग में, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। आगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी कोशिकांग महत्वपूर्ण कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं इसमें लाइसोसोम जो सबसे मुख्य कोशिकांग होता है ये उपस्थित होता है। हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम जो एक कोशिका का सबसे मुख्य कोशिकांग होता है, लाइसोसोम जिसको हम सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, इसे हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। हिंदी में इसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली का मतलब होता है कि जब कोई कोशिका अपने आप को स्वयं ही नष्ट कर ले, इसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं। ये करती क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, जो इनमी कोशिकाएं होती हैं, शत्रु कोशिकाएं, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। लाइसोसोम के अंदर 24 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के शत्रु कोशिका को डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल होता है। जब यह किसी भी शत्रु कोशिका से लड़ता है तो अंत में यह स्वयं ही नष्ट हो जाता है और उसको नष्ट कर देता है। इसी के कारण इसे हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ER से रिप्रेजेंट करते हैं। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक होता है SER जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और एक होता है RER जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम खुरदरी सतह वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम चिकनी सतह वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो उपस्थिति होती है पूरे कोशिका में होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह कोशिका में केंद्रक कला से जुड़ा होता है तथा यह केंद्रक के किनारों पर लगा रहता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें सूर्य के प्रकाश में पौधे के हरे भागों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी का एक स्रोत है, जिसे फूड एनर्जी के रूप में हम कंज्यूम करते हैं और जो सभी जीवों को इसकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक रिएक्शन के माध्यम से इसको हम समझाया गया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल तथा जल के 12 मॉलिक्यूल और मिलकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में एवं भूमिगत जल एवं खनिज के माध्यम से ये प्रक्रिया करके C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स जल एवं 6 मॉलिक्यूल वाटर 6 मॉलिक्यूल वाटर एवं 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज करते हैं, जो वातावरण में ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकलती है, जिसे पेड़ पौधे भोजन बनने की प्रक्रिया के दौरान मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।